अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमिग्रेशन अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नज़ीर। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ अमजद मलिक साहब सोलिसिटर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम नजीर साहब। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि रिसेंटली पहले तो जो वीज़े होते हैं उनके ऊपर नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स की एक कदगन लगाई जाती है। मसलन जो स्पाउस वीज़ा है या डिस्क्रिशनरी लीव है या दूसरे वीज़ाज होते हैं, नॉर्मली उन वीज़ाज के ऊपर एक होम ऑफिस की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन होती है जिसको हम कहते हैं नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। रिसेंटली ये मैटर हाई कोर्ट में गया है, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और अब होम ऑफिस ने कौन सी पॉलिसी अपनाई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया नजीर साहब। बरतानिया में जब आप अप्लाई करते हैं तो कई दफ़ा आप रूल्स मीट नहीं करते, तो आपको आर्टिकल 8 के तहत वो 10 ईयर पॉलिसी में डाल देते हैं और वीज़ा दे देते हैं। इसमें असाइलम सीकर्स भी आते हैं, स्पाउस भी आते हैं, इसमें कोई वो लोग भी आते हैं जिनकी नॉर्मल कैटेगरी में वीज़ा, जो उनका ओरिजिनल वीज़ा हो तो उसमें नहीं आता, लेकिन वो बरतानिया ह्यूमन राइट के नतीजे में आपको वापस नहीं भेज सकता। तो उस पे वो शर्त लगा देते हैं कि नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड के नॉर्मल सिटीजन की तरह आप जो बेनिफिट्स मिलते हैं शहरियों को वो नहीं ले सकेंगे। तो ये हाई कोर्ट ने प्रोजेक्ट 17 की दरखास्त थी और उनके वकला ने हाई कोर्ट में इस पॉलिसी को चैलेंज किया कि आप देखें कि आप वीजा भी दे रहे हैं इंसानी हुकूक के तहत और आप उसको कदबन भी लगा रहे हैं, तो ऐसे लोग डेस्टिट्यूट हो सकते हैं, घरों बेघर हो सकते हैं, या डिसेबल हैं और इम्यूनिटीज या सर्विसेज हासिल नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट ने उस पॉलिसी को कलअदम करार दिया है और उन्होंने कहा हम गाइड करेंगे कि केस वर्कर्स कैसे ऐसे केसेस में ये मंदरजात मद्देनजर रखें जब वो ये शर्त लगाएं। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल डिटेल जजमेंट जो आएगी तो वो गाइडेंस देगी कि केस वर्कर्स नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड की शर्त लगाते वक्त जो है ख्याल रखें, ताकि लोग आर्टिकल 3 यानी कि इंसानी हकूक जो है उनके पमाल ना हो और वो गैर इंसानी हकूक के जिम्मे में ना आए। ये फरमाइएगा कि मलिक साहब, क्योंकि ये देखा गया है कि वैसे तो होम ऑफिस ने जो ही जजमेंट आई अभी एक फॉर्म भी इंट्रोड्यूस करवाया है, तो अभी जो फॉर्म आपकी नज़र से गुजरा है तो उसमें जो लोग अभी एप्लीकेशन करना चाहते हैं, अपनी कंडीशन चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें बुलेट पॉइंट्स में फरमा दीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें उनको होम ऑफिस को प्रेजेंट करनी होंगी। नहीं, वो तो प्रैक्टिस तो चल रही है ना। आप अगर एप्लीकेशन दायर करने लगे हैं और आप पैसे नहीं दे सकते तो फी एग्जेम्पशन फॉर्म एक तो ऑलरेडी चल रहा है ऑनलाइन कि आप फी एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करें। लेकिन अगर आपके पास वीजा है और आप चाहते हैं कि आप नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड वाली जो नई जजमेंट है उससे फायदा उठाएं, तो वो ऑनलाइन के ऊपर फॉर्म है और उसका बाकायदा तरीकाकार है। आप गवर्नमेंट की जो www.government.uk उसके ऊपर जाएं और उस फॉर्म को तलाश करें। ये जो आप चेंज ऑफ कंडीशन फॉर्म है और चेंज ऑफ कंडीशन फॉर्म जो है उसकी फीस नहीं है, आप अपना लिखें। वो ज्यादा से ज्यादा आपसे वजह पूछेंगे कि क्यों आप रिकोर्स टू पब्लिक फंड पे जाना चाहते हैं, क्या आपको डेस्टिट्यूशन का खतरा है, क्या आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और आपकी शायद बैंक स्टेटमेंट मांगे, काम की जो चीजें मांगे या मेडिकल रिपोर्ट मांगे, और फिर वो उसमें केस वर्कर जो है आपके फैसला करेगा उसको। जो ज़्यादा चीज़ देखी गई है कि बच्चों की वेलफेयर भी एक बड़ा कानूनी और बुनियादी नुक्ता है, और इसके अलावा आपसे वो आपके जो सेविंग्स हैं और आपकी जो अगर आप बिजनेस करते हैं तो सारी वो स्टेटमेंट्स तकरीबन 6 माह की 6 सारी महीने की बैंक स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट डिटरमिन करने के लिए वो चेक करते हैं ना कि कोई आप माली मदद तो नहीं आपकी कर रहा, थर्ड पार्टी जिसके घर रह रहे हैं वो तो नहीं पैसे दे रहा, और आपको कोई कौन सी मद में पैसे आते हैं, गवर्नमेंट फंड्स, ग्रांट, बेनिफिट्स, या आपको कोई रेंट, या जो भी आपके पैसे आने जाने वाली, वो 6 महीने में देखते हैं कि आपके पैसे आने जाने वाले क्या उसकी ट्रांसमिशन है। उसके हिसाब से फिर वो फैसला करते हैं कि इनको कितनी जरूरत है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कई लोग बच्चे डिसेबल होते हैं और उनको चाहिए केयर और सोशल सर्विसेज इंटरवेंशन, और ये जो नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड है ये उनकी रास्ते में हायल आता है। सोशल सर्विसेज आपका केस नहीं पकड़ती जब तक आपके पास पब्लिक फंड की प्रोविजन ना हो। मतलब साहब रिसेंटली हुकूमत बरतानिया ने सिर्फ चंद 100 वीज़े दिए हैं अप्रैल में और मई में, अगर हम देखें तो चंद 100 वीज़े दिए गए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या वो केस वर्क पे काम नहीं हो रहा या कोरोना वायरस की वजह से एम्बेसीज बंद है? तो इसकी क्या ये या एक कोई हुकूमत की। बड़ी वजह नहीं, कोरोना वायरस की वजह से हम आप सारे ही अफेक्टेड हैं। कोरोना की वजह से एम्बेसियां बंद हैं,
उनका स्टाफ टेक्निकली बुला लिया था उन्होंने, या क्वारंटीन है या सेल्फ आइसोलेशन में है, काम मिनिमल है, इमरजेंसी वर्क है। और आपको पता है वीजा लेने से पहले आजकल बायोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, यानी वो जी आपकी जी। फिंगरप्रिंट्स और फोटो लेते हैं, तो वो टेस्ट सेंटर क्लोज हैं। और ना सो आप अप्लाई करें तो अप्लाई करते रहें, जितने मर्जी करते जाएं, जब तक आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा वीजा नहीं लगेगा। सो टेस्ट सेंटर ही बंद है, तो इस वजह से वीजे जो है कम तादाद में आपको जवाब आ रहे हैं। होम ऑफिस भी जो है वो दरखास्तें लिए जा रहा है, पैसे लेके रख लेता है, दरखास्त में आपको नंबर दे देता है कि आप ओवरस्टे ना हो, लेकिन जवाब नहीं आता, क्योंकि जवाब तब आएगा जब बायोमेट्रिक स्टेशन वो उनके बायोमेट्रिक भेज रहे हैं जिनके वीजे आपने 23 मार्च से पहले अप्लाई कर दिए थे, और या जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी थी, उनकी अप्लाई कर दिया था, उनका टाइम आ गया था, लेकिन वो जा नहीं सके क्योंकि बंद हो गया। उनको आजकल बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट आ रही है, नए आने वालों की कोई इतला नहीं है। अभी मेरा ख्याल है ये जुलाई के वस्त में जाके कहीं शुरू होगा और बायोमेट्रिक नए शुरू होंगे। हम क्विकली जाएंगे अपडेट्स की तरफ। तो अभी बहुत ज़्यादा मीडिया में ये बात थी, ह्यूमन राइट्स लॉयर्स और बहुत से तंजीमें जो हैं वो ये लॉबी कर रही थी कि शायद कोई एमनेस्टी आ जाए कोरोना वायरस की वजह से। तो जो लोग ओवर स्टेज हैं या जिनका कोई स्टेटस नहीं है, क्या उनके लिए कोई खबर है? या मलिक साहब मुख्तसरन आप क्या कहेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आम एक तो ऐलान किया था ना कि जो लोग फंस गए हैं उनको 3 महीने तक हम निकालेंगे नहीं, वो अपना अपना वीजा जैसे ही उनके हालात बेहतर होते हैं वो अपना जमा करवा ले। ये तो एक जनरल उन्होंने आम किस्म का 3 महीने के लिए एक कंसेशन दी थी। जो विंड मिल पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने कंसेशन दी है। ब्रेग्जिट की वजह से यूरोपियन जो है वो अगले साल दिसंबर 2020 तक वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जो अब ये एक तादाद वो है जो आम ब्लैक इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, वो जो लोग जो फेल्ड असाइलम सीकर हैं, स्टूडेंट्स हैं जो उनके कॉलेजेस खत्म हो चुके हैं, ह्यूमन राइट के एप्लीकेंट्स हैं जिनकी वीजे आगे नहीं बढ़े और वो सालों से फैमिलीज के साथ स्टक है सिस्टम में, वो उनकी तादाद लाखों में बताई जाती है। बोरिस जॉनसन साहब खुद इस हक में है कि ऐसे लोगों को ब्लैक इकोनॉमी से निकाल के 5-5 साल के वीजे दिए जाएं ताकि ये काम कर सके, टैक्स दें रादर देन के चोरी से काम करें और टैक्स भी ना आए। तो मेरे ख्याल में उम्मीद की जानी चाहिए, कोविड ने सिचुएशन को काफी गहरा कर दिया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल बी एन एमनेस्टी। एमनेस्टी से पहले उम्मीद की जानी चाहिए कि साल की स्टूडेंट फीस की मद में माफी होनी चाहिए, इमिग्रेशन की वीजा एप्लीकेशन में माफी होनी चाहिए, और IHS पेमेंट जो है बहुत ज्यादा है, आम आदमी की 3 साल की 1000 पाउंड है, उस पे 1 साल की कंसेशन होनी चाहिए। लोग बहुत ज्यादा तंग है, लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कैच 22 में है कि या वो ओवरस्टे हो जाएंगे या वो वीजा फीस कहां से दे, है ही नहीं पैसे। मलिक साहब आप क्विकली पढ़ेंगे, अभी रिसेंटली जो जजमेंट आई है कि जो आयरिश नेशनल हैं उनकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उनके ऊपर क्या असरात मरतब होंगे, और आने वाले दिनों में आप इस जजमेंट को कैसे देखते हैं? ये यूरोपियन जो आयरलैंड से आए उनके लिए बहुत अच्छी जजमेंट है कि डिसोजा ने अपने हस्बैंड को जो अमेरिकन नेशनल था यहाँ बुलाने के लिए अप्लाई किया, तो वो कह रही थी कि मैं आयरिश हूँ तो मेरे ऊपर यूरोपियन लॉ अप्लाई होता है, क्योंकि नॉर्मल यूके वाला आदमी तो 18,600 इनकम हो और सेविंग हो और घर हो, यूरोपियन जो नेशनल के डिपेंडेंट है उनको फीस नहीं देनी पड़ती। तो उसने वो चैलेंज किया और वो जजमेंट उसके हक में आई है कि होम ऑफिस ने पॉलिसी चेंज किया कि जो आयरिश है उनको आयरलैंड अकॉर्ड के तहत अब आयरिश ही समझा जाएगा, चाहे वो बरतानिया में बरतानवी शहरी बन चुके हैं। इससे ब्रेग्जिट के बाद वाली सूरत हाल में उन लोगों को बड़ी मदद मिलेगी जो आयरलैंड से आए हैं, यहाँ सेटल्ड है, अपने फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, तो जो कम से कम 1.5 साल का अरसा भी है उसमें वो अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बुलाने के लिए कोई फीस उनके ऊपर या उनके ऊपर वो जो क्वालिफिकेशन में वो शर्त नहीं होगी कि वो इतना कमाते हों और लंबी चौड़ी फीसें उसकी। आपको पता है वीजा फी अराउंड अबाउट 1500 पाउंड है और IHS पेमेंट 1000 पाउंड है, सो कम से कम 2500 पाउंड की स्ट्रेट अवे उनको उस मद में पर पर्सन बचत होगी। तो ये बड़ी इसके दूरदर्श असरात होंगे, स्पेशली जो लोग आयरलैंड से आए हुए हैं और यहाँ मुकीम है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपके साथ बात होती रहेगी। नाजरीन, ये थे हमारे साथ अमजद मलिक साहब, और इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स हम अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम देखने का, वीडियो देखने का, शेयर करने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आएँ। आने वाले दिनों में हम इस्लामिक लॉ, विल्स के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर, और बिलखुसूस ये जितनी डिबेट्स हैं, it does not amount to legal advice, it's a general discussion, and especially for the
all law-knowing citizens. It's a just for general interest. Keep watching Guest with Nazeer. Thank you. Thank you, Malik Saab. Thank you.